हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं आज सारे सब्जेक्ट के रिवीजन कराने वाली हूँ, यानी कि सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू कराने वाली हूँ। बिल्कुल आप इसको मॉडल पेपर के हिसाब से भी समझ के सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही जा रहा है और कितना क्वेश्चन गलत जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस, यानी जो पीनियल ग्रंथि होती है क्या प्रोड्यूस करती है, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, ग्लूकागॉन, कार्टिसोल या मेलाटोनिन। तो देखिए मेलाटोनिन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। मेलाटोनिन क्या होता है, जो है अपना स्लीप और वेक यानी सोने और जागने का साइकिल होता है। एंड नेक्स्ट जो होता है स्किन पिगमेंट होता है ना, स्किन पिगमेंट स्किन को पिगमेंट देने का काम करता है, यानी काला और गोरा होना जो होता है ये मेलाटोनिन की वजह से होता है। तो पीनियल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, मेलाटोनिन, जो कि स्लीप वेक साइकिल होता है, सोने जाने जागने का चक्र दर्शाता है और स्किन पिगमेंट को भी मेंटेन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है, टर्म जेनेटिक वॉज गिवन बाय, यानी जो आनुवंशिकी शब्द था, यानी कि जो पेरेंट्स के लक्षण थे वो उनके बच्चों में जा रहे थे, तो ये शब्द किसने दिया था। तो सबसे पहले मॉर्गन, मेंडल, बैटसन या वोवार्ड। तो देखिए मेंडल क्या होते हैं, मेंडल जेनेटिक फादर है ना, जेनेटिक के फादर मेंडल है, अपने जेनेटिक फादर। लेकिन ये वर्ड जो है, ये टर्म जो है, मेंडल ने नहीं दिया था और ना ही यहाँ से वैटसन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी वैटसन ने आनुवंशिकी शब्द दिया था, है ना, और बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, अगार अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी जो अगार अगार होता है जिससे जेली आइसक्रीम वगैरह बनता है, तो ये मुख्यतः किससे प्राप्त होता है। तो ग्रीन एल्गी से, ब्राउन एल्गी से, रेड एल्गी से या जिंकगो से। तो जिंकगो यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता आंसर, तो रेड एल्गी जिसको हम रोडोफाइसी बोलते हैं ना, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी लिखा होता तब भी बिल्कुल करेक्ट होता। एंड ये अपना PYQ रह चुका है अगार अगार वाला, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनिकल एल्गी, यानी जो कॉलोनी में रहने वाले एल्गी होते हैं, जो समूह बनाकर रहते हैं, वो कौन से एल्गी हैं, कौन से एल्गी हैं। यहाँ देखिए नाम दिया गया है, वॉलवॉक्स, कोलेरा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना यूलोथ्रिक्स नहीं होगा। क्लोरेला कहता है एक स्पेस फूड होता है, यानी अंतरिक्ष यात्री इसको भोजन के रूप में लेते हैं ना, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड वॉलवॉक्स जो होता है कॉलोनियल एल्गी होते हैं, यानी निवही, यानी ये कॉलोनी बना के रहते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, मैंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, मैंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, मक्खी का है, बिल्कुल नहीं है, कैट का नहीं है, टाइगर का नहीं है, मैंगो का बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर अपना, मैंगो, यानी आम का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। एंड आपको इसका आंसर तो पता ही रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, विच डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी कौन सी बीमारी इनमें दी गई है जो यौन संबंधित नहीं है, यानी यौन संबंध से नहीं फैलता है। तो सिफिलिस बिल्कुल फैलता है, गोनोरिया भी फैलता है, एड्स भी फैलता है, हेपेटाइटिस ए बिल्कुल नहीं फैलता। हेपेटाइटिस ई किससे फैलता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी दूषित जल और भोजन के द्वारा फैलता है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज द, यानी नारियल का खाए जाने वाला भाग है, तो क्या है, मेसोडर्म। तो बिल्कुल यहाँ मेसोडर्म का कुछ लेना देना नहीं है। 3 यहाँ लेयर दी है, एंडोकार्प, मेसोकार्प और पेरिकार्प होता है ना, तो यहाँ एंडोकार्प दिया गया है, मेसोकार्प और एंडोस्पर्म, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण पोष, जो भ्रूण को पोषण देता है भ्रूण पोष बोलते हैं, जो कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। 3 एन की इसकी संरचना होती है ना, और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एंड ये भी क्वेश्चन अपना PYQ रह चुका है,
बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंसुलिन है जो अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, उसके लिए जिम्मेदार है। तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, लीवर से होता है, हार्ट से होता है, पेंक्रियाज से, या फिर स्प्लीन यानी हिंदी में जिसको तिल्ली बोलते हैं उससे होता है। तो बिल्कुल लीवर नहीं होगा। एंड लीवर के बारे में आपको एक और बात याद रखनी है कि लीवर क्या है, हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है अपने बॉडी का। हार्ट बिल्कुल नहीं होगा, इसका काम नहीं होता इंसुलिन का सीक्रेशन करना। स्प्लीन भी नहीं होगा, यहाँ से पेंक्रियाज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पेंक्रियास। एंड हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में बोला जाता है अग्न्याशय। यही इंसुलिन का स्रावन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइलरिसिस इज कोज्ड बाय, यानी जो फाइलरिसिस होता है जिसको हाथी पाँव बोलते हैं ना, हाथी की तरह पाँव फूल जाता है, हाथी पाँव, और इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, हाथी की तरह पाँव फूल जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो मलेरिया होता है, वेक्टर होता है इसका, फंगी के द्वारा नहीं होता, मॉस्कीटो के द्वारा होता है। और कौन से मॉस्कीटो के द्वारा होता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो है ना, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो के द्वारा होता है। तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, यानी जो जर्म कोशिका है इनको सर्टोली सेल, बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कौन सा नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव, तो फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, यूटेरस है, सर्टोली सेल बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए। तो थोड़ा स्पीड ज़्यादा है क्योंकि आज अपन ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बट जो एक्सप्लेन करने लायक रहेगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, द सर्जिकल मेथड फॉर परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल इज कॉल्ड, यानी परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेल में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी तो फीमेल का होता है ना, ट्यूबेक्टोमी तो फीमेल का होता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन फर्टिलिटी तो वेसेक्टोमी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन भी अपना PYQ रह चुका है। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन मैमरी ग्लैंड, यानी जो स्तन ग्रंथियाँ उसमें दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो बिल्कुल प्रोलैक्टिन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टाइपली अकर्स इन द, यानी कि मानव में जो है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहाँ पर होता है, सर्विक्स में नहीं होता, वेजाइना में भी नहीं होता, यूटेरस में भी नहीं होता, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होता है। तो बिल्कुल आज के क्वेश्चन ज़्यादातर PYQs हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी है MCQ एग्जाम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बी इंडिकेटेड ऑफ, यानी मासिक धर्म की कमी दर्शाती है, स्ट्रेस होना, पुअर हेल्थ, प्रेगनेंसी, ऑल। तो यहाँ से ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक रूप से सेक्स ऑफ द बॉडी इज डिटरमिनेड बाई, यानी वैज्ञानिक रूप से बच्चे का लिंग निर्धारण कौन करता है, तो ओनली फादर। कल मैंने इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, है ना, तो आप वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो इसलिए मैं फास्ट बता रही हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्लूइड विच एनवलप द डेवलपिंग फीटस इज कॉल्ड, यानी जो फीटस होता है किस फ्लूइड में उसका डेवलप होता है, यानी बच्चे का विकास कौन से द्रव्य भाग में होता है, तो बिल्कुल एमनियोटिक फ्लूइड में होता है। एंड ये क्वेश्चन भी कल मैंने आपको कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द वेरियस एक्सेप्टेड ऑफ रिप्रोडक्शन कवर्ड बाय WHO के अनुसार जननिक पहलों से स्वस्थ माना जाता है, तो फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
हाँ, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन आ गया अपने सामने। क्या कह रहा है? द पल्स पोलियो प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन, यानी जो भारत में पल्स पोलियो प्रोग्राम था वो कब शुरू किया गया था? 1900 में, 1995 में, 2000 में, 1880 में। तो देखिए, इसको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा 1995 में, है ना। 1995 में यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1995 में पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है इंडिया में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन। क्या कर रहा है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र होता है 120 दिन का होता है, 80 दिन का होता है, 60 दिन का, 50 दिन का। तो बिल्कुल वयस्क में जो है 120 दिन का होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वायरस कॉज चिकन पॉक्स, यानी कौन सा वायरस है जो चिकन पॉक्स को कॉज करता है, यानी जिसके द्वारा चिकन पॉक्स होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है वेरिसेला जोस्टर वायरस, ऑप्शन बी कह रहा है रूबेला वायरस या रेबीज, या फिर कोई नहीं। तो बिल्कुल वेरिसेला जोस्टर वायरस, है ना, वेरिसेला जोस्टर वायरस, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। रूबेला वायरस नहीं होगा, रेबीज नहीं होगा, और ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मेन पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन इज, यानी जो टीकाकरण कराते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है, यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? सेल्फ केयर, यानी खुद की सुरक्षा करना है। टू प्रिवेंट डिजीज़ की सुरक्षा करना है। टू रियलाइज पेन, यानी दर्द से छुटकारा है, या फिर कोई नहीं। तो टू प्रिवेंट डिजीज़, यानी जो रोग है, रोगों से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं? टीकाकरण कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और अपने एग्जाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड में बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप सोच के भी आंसर देंगे तो सही बन सकता है, जैसे ये क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द आईसीयू फॉर? आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटरनेशनल केयर यूनिट, या इनर केयर यूनिट, या इंटरेस्टिंग केयर यूनिट। तो बिल्कुल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको गहन चिकित्सा देखभाल बोलते हैं, गहन चिकित्सा देखभाल। तो ये ऑप्शन नंबर है यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा, इंटेंसिव केयर यूनिट। और अगर यहाँ पर एनआईसीयू का फुल फॉर्म होता तो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जो कि बच्चों के लिए होता है, बच्चों को जिसमें रखते हैं ना, तो एनआईसीयू उसको बोलते हैं, एनआईसीयू यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कलर बैग यूज फॉर इन्फेक्शन वेस्ट, यानी जो वेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि इन्फेक्शन के जो अपशिष्ट होते हैं, इसको कौन से कलर, उसको मतलब उसका निपटारा करने के लिए कौन से कलर का बैग का यूज़ करते हैं? तो येलो बैग जो होता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। इन्फेक्शन वगैरह, बॉडी पार्ट वगैरह, ज़्यादातर इसी में सब वेस्ट जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से येलो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। येलो बैग का ज़्यादा यूज़ होता है हॉस्पिटल के अंदर, वेस्ट वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह फेंकने के लिए। तो ऑप्शन बी वहाँ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वैक्सीन गिवन टू अ न्यूबॉर्न बेबी इज, यानी कि जो बच्चा न्यूबॉर्न है, या जो बच्चा पैदा हुआ है, उसको पहला टीका क्या लगाया जाता है? डीपीटी का, ओपीवी का, मीजल्स का, या फिर हेपेटाइटिस बी का। तो मीजल्स का क्या होता है टीका? वैक्सीन एमएमआर होता है। ओपीवी क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो के लिए लगता है। डीपीटी क्या होता है? डीपीटी में 3 जो है शामिल है ना, 3 क्या शामिल है? डी से क्या होता है? डिफ्थीरिया, हिंदी में लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। एक डिफ्थीरिया होता है, एंड नेक्स्ट क्या है? पर्टूसिस। पर्टूसिस को क्या बोलते हैं? शायद कुकर खांसी ऐसे बोलते हैं ना। और जो टी से है टेटनस। तो यहाँ से देखिए, जो डीपीटी होता है, ये 3 वैक्सीन इसमें लगता है ना, 3 रोगों के इलाज का वैक्सीन लगता है, ठीक। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है, ये न्यूबॉर्न बेबी को लगाया जाता है ना। एंड आप इन सबको भी लर्न कर लीजिएगा, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट। BCG का जो टीका है किसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी तो फर्स्ट लगाया जाता है, डिप्थीरिया के लिए मैंने आपको बताया DPT, और मीजल्स के लिए MMR। तो फिर बिल्कुल ट्यूबरक्लोसिस जिसको TB बोलते हैं, क्षय रोग, ये बिल्कुल इसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। और बच्चे के पैदा होने के लगभग 24 घंटे के अंदर या उससे पहले ये इंजेक्शन लग जाता है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ओरल पोलियो वैक्सीन इज गिवन, यानी जो ओरल पोलियो वैक्सीन है कैसे दिया जाता है। ओरल यानी कि मौखिक, ओरल का मतलब ही मौखिक होता है, मौखिक का मतलब मुंह से होता है, यानी कि मुंह के द्वारा जो वैक्सीन दिया जाता है, हाँ, मुंह के द्वारा जो वैक्सीन दिया जाता है उसको ओरल वैक्सीन कहते हैं। एंड ओरल पोलियो वैक्सीन बाय माउथ, यानी मुंह के द्वारा दिया जाएगा, थ्रू नोज के द्वारा नहीं दिया जाएगा, ऑन स्किन के द्वारा या बाय इंजेक्शन के द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैंड हाइजीन इन नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी नर्सिंग प्रैक्टिस में हाथों की स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए कह रहा है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, एंड ऑप्शन बी कह रहा है टू कीप हैंड मॉइस्चराइजर, एंड ऑप्शन सी कह रहा है टू मेक हैंड स्मेल नाइस, एंड ऑप्शन डी कह रहा है ओनली ए। तो देखिए, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी जो इन्फेक्शन है उसके स्प्रेड होने से, उसको फैलने से रोकने का काम बिल्कुल यही सही होगा। टू कीप हैंड मॉइस्चराइजर, यानी हाथ को मॉइस्चराइज करने के लिए इसका काम करते हैं, तो बिल्कुल नहीं। और टू मेक हैंड स्मेल नाइस, यानी हाथ की खुशबू बढ़ाने के लिए इसका करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली ए ऑप्शन डी होगा, ओनली यहाँ लिख दिया गया, ओनली ए, तो डी हो जाएगा यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लड इज अ विच टाइप ऑफ टिश्यू, यानी रक्त किस प्रकार का उत्तक है, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, या लीनियर है, या फिर नन। तो ब्लड बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू होता है अपना, यानी कि हिंदी में बात करें तो संयोजी उत्तक होता है अपना ब्लड। एंड इसको हम बहुत छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लड क्या है, संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है ब्लड। तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बोर्न डिजीज, यानी कौन सा वेक्टर बोर्न डिजीज है। वेक्टर बोर्न डिजीज का बोले तो हवा के द्वारा फैलने वाला, वेक्टर के द्वारा फैलने वाला है ना। तो डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं होगा यहाँ से, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन नहीं होगा, मलेरिया वेक्टर के द्वारा फैलने वाला रोग है। और हाइपरटेंशन हाई बीपी को डिनोट करता है, जब बीपी हाई हो जाती है इसको डिनोट करता है। हाइपोटेंशन जो है लो बीपी को डिनोट करता है, लो बीपी कम होना हाइपोटेंशन, एंड बीपी का ज़्यादा होना हाइपरटेंशन होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, द साइलेंट किलर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी असंक्रामक रोग है जो कि साइलेंट किलर है। तो कौन सा है डिजीज़, तो क्या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मलेरिया है, डेंगू है। तो मलेरिया डेंगू क्या होते हैं, मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, मॉस्किटो के बाइट करने से। और मलेरिया क्या होता है, मलेरिया एनाफ्लीज मॉस्किटो फीमेल एनाफ्लीज की वजह से होता है। डेंगू जो है फीमेल एडीज मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। तो बिल्कुल ये दोनों हो नहीं सकते। और डायबिटीज़ जो होता है, जब बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटीज़ होता है। तो बिल्कुल हाइपरटेंशन यानी बीपी का बढ़ना जो है ये साइलेंट किलर होता है, यानी कि ये धीरे धीरे बॉडी को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा देता है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, विच नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कॉमनली फॉलोज अ स्ट्रोक, यानी कौन सी गैर संक्रामक, गैस लिखा गया है, गैर संक्रामक रोग समानता स्ट्रोक का कारण बनती है। डायबिटीज बिल्कुल नहीं, हाइपरटेंशन साइलेंट किलर है बिल्कुल नहीं, अस्थमा भी नहीं,
हेमीप्लेगिया। बिल्कुल यहाँ से हेमीप्लेगिया जो है ये सामान्यतः ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है और बिल्कुल ये स्ट्रोक का कारण बनती है हेमीप्लेगिया। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन इज, यानी जो हड्डी का मुख्य घटक है क्या है, सल्फर है, बिल्कुल नहीं, कैल्शियम फॉस्फेट है या फास्फोरस है या कैल्शियम है, तो अलग अलग है, बिल्कुल नहीं, और कैल्शियम फॉस्फेट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट की कमी होगी तो हड्डी टूटने लगेगी, है ना, और दांत वगैरह भी टूटने लगेंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल हार्ट रेट इन ह्यूमन अडल्ट इज, वेरी इजी क्वेश्चन, क्या कह रहा है, मानव वयस्क का सामान्य हृदय दर होता है तो 120/80 mmHg, बिल्कुल, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉट्स थेरेपी इज एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी जो डॉट्स थेरेपी है किसके इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, क्या एड्स के लिए किया जाता है, बिल्कुल नहीं, मलेरिया के लिए, बिल्कुल नहीं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, लिप्रोसी यानी जिसको सूखा रोग बोलते हैं, लिप्रोसी को क्या बोलते हैं, सूखा रोग, सूखा रोग बोलते हैं लेप्रोसी को, तो ये भी नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ट्यूबरक्लोसिस बोले तो टीबी, बिल्कुल टीबी के बचाव के लिए डॉट्स थेरेपी दिया जाता है ना, और इसके लिए टीका क्या है, बीसीजी का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोलेरा, इनमें से कौन कोलेरा यानी हैजा का सामान्य लक्षण है या आम लक्षण है, हाई फीवर का होना, बिल्कुल नहीं, स्किन रैश यानी जो स्किन पे रैश होते हैं यानी जो चकत्ते पड़ते हैं उसका होना, बिल्कुल नहीं, मसल्स में पेन होना, मांसपेशियों में दर्द होना, बिल्कुल नहीं, सर्व डायरिया एंड वोमिटिंग यानी कि भारी दस्त होना और क्या होना, और उल्टियाँ होना, भारी दस्त और उल्टियाँ, तो बिल्कुल यही सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारी दस्त और उल्टियाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिंगवॉर्म डिजीज इज कॉज्ड बाय, यानी जो दांत रोग होता है रिंग की तरह हो जाता है बॉडी पे, किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगस के कारण, तो बिल्कुल प्रोटोजोआ से नहीं होता, बैक्टीरिया से नहीं होता, वायरस से नहीं होता, बिल्कुल फंगस के द्वारा होता है, बोले तो कवक के द्वारा होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन क्या है, द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड इज, यानी जो सोना है इसका रासायनिक संकेत क्या है, AU है, AG है, PB है, GE है, तो देखिए AU है सोने का और AG है सिल्वर का यानी चांदी का, और नेक्स्ट बात करें PB क्या है, PB लेड का है एंड GE क्या है, G जर्मेनियम का है, जर्मेनियम का है ना, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए AU सोने का रासायनिक संकेत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड इन ब्लू, यानी लाल को नीला कर देता है लिटमस पेपर को, तो क्या होता है, तो जो ब्लू को रेड करता है वो एसिड होता है, जो ब्लू को रेड करता है वो एसिड होता है, तो जो रेड को ब्लू करेगा वो बेस होगा यानी क्षार होगा, तो बिल्कुल बेस यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा छोटा है वो वाला, बट अब सब सही है। द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, तो देखिए pH क्या होता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ से लेके 14 तक, तो बिल्कुल 7 यहाँ बीच पे पीक पे होता है और ये न्यूट्रल होता है, इधर के एसिड होते हैं इधर के बेस होते हैं, यानी 7 से कम एसिड होता है और 7 से ज़्यादा 8 से लेके 14 तक पूरे क्या होते हैं, बेस होते हैं, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होता है, बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और pH का मान pH किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, pH किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था, pH
यानी ये जो पीएच सारणी या पीएच है, पीएच मान, इसको सोरेनसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड, यानी कौन सा दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है। तो देखिए, एक वीक एसिड पता चलेगा एंड 3 आपको स्ट्रॉन्ग एसिड पता चलेगा। इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। H2SO4 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 और CH3COOH, तो कौन सा यहाँ से वीक एसिड होगा, है ना। वीक एसिड पूछा जा रहा है, कौन सा होगा, तो बिल्कुल यहाँ CH3COOH यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल वीक एसिड हो जाएगा। एंड ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है बाकी जो बचे, तो आप इसको भी लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, विच बेस इज यूजिंग मेकिंग सोप, यानी साबुन बनाने में किस बेस यानी किस क्षार का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ देखिए, KOH, NaOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NH4OH या बोथ बी एंड सी, तो बिल्कुल बी और सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बोथ बी एंड सी का यूज़ करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं हम सॉप बनाने के लिए, यानी साबुन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एसिड इज नॉन एज किंग ऑफ केमिस्ट्री, यानी किंग ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायनों का राजा कौन सा अम्ल कहलाता है। HCl कहलाता है, नाइट्रिक अम्ल कहलाता है, एसिटिक अम्ल कहलाता है, या फिर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिस्ट्री कहलाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलॉइड, तो मेटेलॉइड क्या होता है, जो मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों के गुण दिखाता है। तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम, कार्बन या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, तो बोथ ए एंड बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन अपना नॉन मेटल होता है, यानी कि अधातु होता है, तो बिल्कुल, और मेटल की संख्या ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में, लगभग 70 से लेके 75% जो होता है मेटल ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन के अपर रूप हैं, यानी कार्बन के अपर रूप कौन है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है या फिर ऑल है। तो बिल्कुल हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फुलरीन भी है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द हैवीएस्ट मेटल इज, यानी सबसे भारी धातु इनमें से कौन है। लिथियम है, ऑस्मियम है, आयरन है, सिल्वर है। तो कौन सा इनमें से सबसे भारी धातु होगा, ऑस्मियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्मियम बिल्कुल भारी धातु है इनमें से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे कौन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और नॉन मेटल यानी कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव में अवस्था में पाया जाता है। एंड ये अपना PYQ है। तो कौन, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हेलियम है या फास्फोरस है। तो बिल्कुल ब्रोमीन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी के जो क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, एटम है या फिर एल्यूमिनियम है। तो बिल्कुल एल्यूमिनियम हो जाएगा। जेड यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है ना। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 26 होता है। तो बिल्कुल आपको इसको याद कर लेना है, एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पेट्रोल इज द मिक्सचर ऑफ, यानी पेट्रोल किसका मिश्रण है। मीथेन का है, हाइड्रोकार्बन का है, इथेन का है, ब्यूटेन का है। तो बिल्कुल हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि CH4 ले लें, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना ये, तो इसको भी हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, जिसको हम मेथेन बोलते हैं ना। CH4 जिसको हम मेथेन बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज इज, यानी जो एल्केन श्रेणी है इसका पहला सदस्य है। इथेन है, मीथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले मेथ आता है, फिर एथ आता है। तो इन्हीं दोनों में से
दोनों में से सबसे पहले मेथ आता है, तो मेथ जहाँ होगा वही करेक्ट होगा, मेथेन। एंड इसका फार्मूला CH4, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा अपना, विच हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड मार्स गैस। तो बिल्कुल मीथेन होगा, जो कि ये भी मैंने आपको पीछे बताया कि CH4 यानी जो हाइड्रोकार्बन है अपना, यानी जो मीथेन है, ये अपना मार्स गैस के रूप में के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, बेंजीन इज, यानी जो बेंजीन है अपना, ये क्या है, एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, यानी शाखित है, अशाखित है, एलिफेटिक है, एरोमेटिक। तो एलिफेटिक जो कि स्ट्रेट लाइन में होता है वो अपना एलिफेटिक होता है, तो ये एलिफेटिक बिल्कुल भी नहीं है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड नहीं, एरोमेटिक है बिल्कुल। बेंजीन अपना क्या है, एरोमेटिड है, एरोमेटिक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, LPG मेनली कंटेंट्स, LPG का पूर्ण रूप है, इथेन है, मिथेन, हेक्सेन है, या प्रोपेन और ब्यूटेन है। तो बिल्कुल प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों जो है LPG गैस का मुख्य रूप है, यानी पूर्ण रूप है, जो कि भोजन बनाने में यूज़ होने वाला गैस है, LPG गैस अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, CNG स्टैंड फॉर्म, यानी CNG का पूर्ण रूप क्या है, कार्बन नेचुरल गैस, या केमिकल नेचुरल गैस, या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर नेचुरल गैस। तो बिल्कुल कार्बन नेचुरल गैस जैसा कुछ होता नहीं, केमिकल नेचुरल गैस जैसा कुछ होता नहीं, नेचुरल गैस तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर C कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी जिसको कंप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम दबा सकते हैं, और गैस को बिल्कुल हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मास, इनमें से किसका द्रव्यमान अधिक है। तो देखिए 1 मोल H2O, 1 मोल CO2, 1 मोल CH4, 1 मोल NH3। तो 1 मोल सब में सेम ही है, तो इसका हम एटॉमिक मास निकालेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। तो H2O का एटॉमिक मास 80 होता है, CO2 का 44 होता है, CH4 का 60 होता है, NH3 का कितना होता है, नाइट्रोजन का अपना होता है 14 + 3 17, तो इसका 17 होता है। तो इनमें से ज़्यादा कौन है, तो ऑप्शन नंबर B 1 मोल CO2, यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B। एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन कंटेंट्स बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, निम्न में से कौन है जिसमें सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, इथेन मेथ एथ, यानी कि इथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें सिग्मा और पाई दोनों मिल गया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही अपना करेक्ट हो जाएगा। एंड इस मेथेन में देखिए, मैं इरेज करके बताती हूँ, मेथेन अगर ऑप्शन नंबर B की बात करें तो CH4 इसका होता है, और इसमें जो है ओनली सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। क्यों सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और साइक्लोहेक्सेन नहीं है, ऑल तो हो ही नहीं सकता, मीथेन भी नहीं हो सकता, तो बिल्कुल अपना इथेन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, द बल्ब इज मेड ऑफ फिलामेंट, यानी जो बल्ब होता है इसका फिलामेंट किसका बना होता है, जो इसके अंदर फिलामेंट लगा होता है। वैसे मेरा बल्ब अच्छा नहीं लग रहा, बट बल्ब ऐसे मतलब उसमें जो फिलामेंट तंतुवत जो संरचना बनी होती है वो किसकी होती है, टंगस्टन की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, या नाइट्रोजन की। तो टंगस्टन की होती है, बहुत ईजी है। एंड अगर इसमें गैस की बात की जाए तो गैस इसमें कौन सा पाया जाता है, आर्गन गैस, इसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो बिल्कुल इसको भी लर्न आपको कर लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंडक्टर हैज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इन, यानी किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, इन्फिनाइट होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता रहेगा, इन्फिनाइट भी नहीं होगा, ज़ीरो होता है। किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बिल्कुल शून्य होता है, जीरो होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ G मैक्सिमम एट, यानी कि ये ग्रेविटेशनल चैप्टर से लिया गया है, ग्रेविटेशनल चैप्टर से, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से है। G का मान कब अधिक होता है,
किस कंडीशन में, इक्वेटर पर यानी जो अक्ष होते हैं उस पर, या पोल्स पर यानी जो ध्रुव होती हैं, या अर्थ पर, या माउंटेन एवरेस्ट जो होता है उस पर। तो पोल्स यानी जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव बिल्कुल ध्रुव पर अधिक होता है, पोल्स पर अधिक होता है। तो जी का मान मैक्सिमम होता है। और जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल टू क्या होता है, Fr² अपॉन m1 m2। जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। एंड ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। तो चलिए डायमेंशनल फार्मूला वर्क का निकालते हैं। सबसे पहले वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और तो फोर्स का कितना होता है, अपना फोर्स का होता है mLT⁻², डिस्प्लेसमेंट का L हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे m⁻², T⁻², यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा अपना। एंड ये सब नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी जो वेग समय ग्राफ है, बीटी जो ग्राफ है, बीटी ग्राफ का जो ये ढलान है, ये ढलान क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, वेलोसिटी कहाँ से दर्शाएगा, एक्सेलरेशन को, डिस्प्लेसमेंट को, या फिर फोर्स को। फोर्स को नहीं दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट को नहीं, एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण को दिखाएगा। त्वरण यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीटी समय ग्राफ का ढलान क्या है, त्वरण को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज, यानी जो प्लेन मिरर होता है, यानी जो समतल दर्पण होता है, इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, रियल इरेक्ट बनता है, यानी वास्तविक सीधा बनता है, बिल्कुल सीधा बनता ही नहीं। एंड वर्चुअल इरेक्ट बनता है, यानी आभासी और सीधा। तो बिल्कुल आभासी और सीधा बनता है, ये सब नहीं हो सकता। कैसा बनता है, प्लेन मिरर के द्वारा आभासी बनता है, आभासी और सीधा। तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क है, पावर है, एनर्जी है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है। एंड अगर यहाँ वेलोसिटी दिया होता, वेलोसिटी जिसको वेग बोलते हैं, तो भी यही हो जाता। एक्सेलरेशन दिया होता तब भी यही हो जाता है ना, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण। तो ये सब अपने वेक्टर क्वांटिटी है। एंड वर्क, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ये सब अपने क्या है, अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। तो एक क्वेश्चन से आपको 3 पता चले हैं वेक्टर क्वांटिटी, एंड 3 ही पता चले हैं स्केलर क्वांटिटी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगाने लायक क्वेश्चन है ये अपना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ए, यानी विद्युत ऊर्जा है एक, कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, या जीरो है, या इन्फिनाइट है। तो ये अपना बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ, यानी विद्युत धारा कब फ्लो होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि कौन मतलब किसकी वजह से फ्लो करेगा। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की वजह से करेगा। क्वेश्चंस मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कुछ और ही है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में यही पूछा जाना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू, तो ओम का नियम क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I एंड V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से IR बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये ऑप्शंस बिल्कुल गलत है। तो V इज इक्वल टू IR ये ओम्स का लॉ है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल या फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, मैक्सिमम इलास्टिसिटी इज, यानी जो अधिकतम प्रत्यास्थ है वो कौन सा है, रबर है, स्टील है, ग्लास है, सिल्वर है। तो सिल्वर होगा क्योंकि सिल्वर मेटल है,
मेटल ज़्यादा इलास्टिसिटी रखता है यानी ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है, एंड ये सब नहीं होगा रबर, स्टील, ग्लास। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज़ द यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ कार, यानी कार की स्पीड को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है, दूरी मापने के लिए होता है। कितनी दूरी कार ने या बाइक ने तय की, दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का यूज़ करते हैं। स्पीड मापना, स्पीड यानी कि कितने स्पीड से चल रहा है, इसको मापने के लिए स्पीडोमीटर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, द इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, यानी जो विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन, बिल्कुल नहीं। क्या करा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव, बिल्कुल चुंबकीय प्रभाव से करेगा, यानी विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय प्रभाव से बिल्कुल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। विद्युत घंटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की इलेक्ट्रिसिटी पे होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, यानी किसी निकाय का जड़त्व मापा जाता है। डेंसिटी से यानी घनत्व से, वेलोसिटी यानी वेग से, मास यानी द्रव्यमान से, वॉल्यूम यानी आयतन से। तो इनर्शिया क्या होता है, किसी भी पदार्थ का गुण होता है, और ये जो है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ओनली मास पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से मास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनर्शिया ओनली मास पे डिपेंड करता है, और ये पदार्थ का गुण है जो कि अपनी स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये दैट्स इट, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट इंट्रोडक्शन द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम P इक्वल टू mv, इसको, इस कंसेप्ट को सबसे पहले किसने समझाया था, इस सिद्धांत को। तो गैलीलियो ने, न्यूटन ने, केपलर ने, आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन क्या, इन्होंने तो बल्ब वगैरह की खोज की थी जो कि बचपन में हम पढ़ते थे। गैलीलियो एंड न्यूटन एंड केपलर, तो गैलीलियो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड लॉ ऑफ इनर्शिया जो है जड़त्व का नियम, उसका भी गैलीलियो ने दिया था। और P इक्वल टू mv न्यूटन का सेकंड लॉ जो है उसको भी इन्होंने दिया था। सॉरी, न्यूटन के सेकंड लॉ नहीं, जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है उसको इन्होंने दिया था, न्यूटन के सेकंड लॉ को नहीं। जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने दिया था और संवेग सिद्धांत को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज एनी एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए क्या किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। क्या किसी निकाय को एक समान चलाने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने भ्रामकता फैलाई थी कि किसी वस्तु को मतलब एक समान रूप से चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, बिल्कुल एक समान रूप चलाने के लिए बाह्य बल की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके बाद गैलीलियो गैली ने एक्सपेरिमेंट करके इसको गलत ठहराया था। तो नो नॉट नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, यानी नहीं, कोई बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है, द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का जो है एसआई यूनिट न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट डाइन होता है, एंड पावर का वॉट होता है, कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का है ना। तो बिल्कुल यहाँ से डाइन करेक्ट हो जाएगा। एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डाइन। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये यूनिट हो जाती है, तो आपको इसको लर्न कर लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, यानी ध्वनि यात्रा नहीं कर सकता, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, वैक्यूम में। तो बिल्कुल सॉलिड में कर सकता है, लिक्विड में, गैस में यानी ठोस द्रव गैस में कर सकता है, वैक्यूम बोले तो जो निर्वात है, निर्वात में बिल्कुल नहीं कर सकता। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट,
वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो बिल्कुल विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। तो चलिए अब हम अपने जो है लास्ट यानी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, द सन डैश डैश ब्राइट टुडे। तो क्या होगा, टुडे। यहाँ देखिए क्वेश्चन में टुडे दिखा दिया है ना, ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, क्वेश्चन में टुडे दिखा दिया गया। टुडे से प्रेजेंट की पहचान हो जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हो जाएगी। क्या कह रहा है, सन जो है आज बहुत तेजी से चमक रहा है, ब्राइट कर रहा है, तो साइन नहीं होगा, साइन नहीं होगा, इज शाइनिंग वॉज शाइनिंग। तो इज शाइनिंग करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ टुडे वर्ड हमको मिल गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, है ना। तो यहाँ से सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ धीरे धीरे। तो ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों रुकिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन लिबरेट सिनोनिम्स पूछा गया है इसका। लिबरेट का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द पूछा गया है ना। लिबरेट का मतलब बिल्कुल मुक्त होता है, मुक्त करना या मुक्त होना, मुक्त करना या मुक्त होना। तो बिल्कुल यहाँ मैं लिख दे रही हूँ मुक्त करना। एंड लीव का मतलब छोड़ना, फ्रीडम का मतलब फ्री होना या फिर स्वतंत्र होना, बोथ ए एंड बी, एंड होल्ड। होल्ड तो इसका एनाटॉमी हो जाएगा ना, एनाटॉमी अपोजिट हो जाएगा पकड़ना, होल्ड का मतलब होता है एंटोनिम हो जाएगा इसका। तो बिल्कुल सिनोनिम्स क्या होगा, बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा, लीव एंड फ्रीडम दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सिनोनिम्स, एंड ये इनका एंटोनिम्स हो जाएगा होल्ड। 3 आपको पता चल गए, 2 आपको सिनोनिम्स पता चल गए, एक एंटोनिम्स आपका फ़ायदा हो गया। तो चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे अपने बढ़े चलते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्वेड, इसका अपोजिट पूछा गया है ना। इन्वेड का मतलब क्या होता है, युद्ध, मारधाड़। हाँ युद्ध होता है, मारधाड़ करना, फाइटिंग करना, तो युद्ध होता है इसका मतलब। मैं लिख दूँ यहाँ पर, अच्छा तो नहीं लिखा था बट लिखना ज़रूरी है समझने के लिए। तो वॉर का मतलब भी युद्ध होता है, फाइट का मतलब, बैटल का मतलब युद्ध होता है, पीस का मतलब शांति होता है ना। तो यहाँ अपोजिट पूछा गया है, तो बिल्कुल ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक सेकेंड इसको इरेज कर दो, गंदा लग रहा है। हाँ इरेज कर दे रही हूँ, हाँ है ना। तीनों करने के बाद सिनोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स यानी समानार्थिक शब्द मिल गए हैं। वॉर, फाइट, बैटल तीनों युद्ध यानी समानार्थी शब्द हो गए तीनों, इन्वेड का हो जाएगा। एंड पीस, नेक्स्ट वन पीस का मतलब शांति, का मतलब शांति होता है। और बिल्कुल शांति यहाँ से करेक्ट आंसर मतलब हो जाएगा, यानी कि युद्ध, मारपीट वाले झगड़ों का उल्टा क्या होगा, शांति। झगड़े का उल्टा मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्वेड का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा युद्ध, और इसका अपोजिट पीस हो जाएगा, शांति हो जाएगी। एंड ये तीनों को सिनोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्नामेंट कह रहा है, अपोजिट ऑर्नामेंट, इसका अपोजिट बताना है। ऑर्नामेंट क्या होता है, तो ऑर्नामेंट का मतलब सजावट होता है दोस्तों, किसी चीज को सजाना तो वो होता है ऑर्नामेंट का मतलब सजावट पूछा गया है। तो देखिए क्लीन का डेकोरेटेड होगा, साइन सनी अपोजिट। तो डेकोरेट यहाँ पर सजाना हो जाएगा, शाइन मतलब चमकदार, सनी मतलब चमकदार, क्लीन। तो यहाँ शब्द बताना होगा, कुछ सही नहीं दिया गया है, इसका सिनोनिम्स पूछा होता, क्लीन सिनोनिम्स हो नहीं सकता, तो सिनोनिम्स इसका सिनोनिम्स पूछा है, अपोजिट को कट कर दीजिएगा, अपोजिट नहीं पूछा है। बिल्कुल डेकोरेट का मतलब सजाना, डेकोरेट मतलब सजावट करना या ऑर्नामेंट का मतलब ऑप्शन बी सजाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकाश, देखिए अलाज लिखा है, अलाज ही वॉज फेल्ड अगेन। बड़े दुख की बात है कि वो दोबारा फेल हो गया। तो ये कौन सा सेंटेंस है, हमको ये बताना है ना, कौन सा सेंटेंस है यही बताना है। तो देखिए जब क्वेश्चन में कहीं अलाज आ जाए एंड ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ जाए तो वो हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड होता है। एंड ऑपरेटिव का क्या पहचान होता है, कोई आज्ञा वगैरह दिया जाता है, जैसे सिट डाउन, गेट आउट, तो ये ऑपरेटिव होता है। नेगेटिव में नॉट आता है हमेशा,
फिक्स है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो यहाँ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो कौन सा सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव में नॉट आता है, मैंने अभी आपको बताया। ऑप्टेटिव में मैंने अभी आपको बताया, जैसे गो अवे, गो अवे, गेट आउट, यानी आज्ञा देना, डांटना फटकारना, इसमें आता है ऑप्टेटिव में। एंड इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहता है और क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आई होप आपको समझ में आया। तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, डोंट लाफ एट द लेम, इसका पैसिव बनाना है। तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में प्रायोरिटी किसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट को। तो द लेम सब में पहले है, और उसके बाद डोंट जहाँ रहता है वहाँ हमेशा शुड लगाते हैं। देखिए इस सेंटेंस में शुड नहीं है, गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए द लेम पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, एंड हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, एंड नॉट लगाएंगे, डोंट को रिमूव करके नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, एंड इसके बाद लाफ्ट लगाएंगे एट। यानी हमेशा पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल पढ़ने से पता चल रहा है, एंड आप इसको सॉल्व भी करेंगे तब भी यही आएगा। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, आई डैश डैश अ लेटर व्हेन शी शॉक्ड एट द डोर, नॉक्ड एट द डोर। यानी आई डैश डैश अ लेटर, यानी लेटर लिखा जा रहा था जब वह जो है दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मतलब कि लेखक जो पत्र है लिखा जा रहा था, साथ साथ वो दरवाजे पे दस्तक दे रही थी। तो आई वॉज लगेगा, आई वॉज अ लेटर, बिल्कुल वॉज नहीं लगेगा, रिटर्न भी रहना चाहिए। तो आई वॉज राइटिंग, मैं पत्र लिख ही रहा था जब वह दरवाजे पर क्या कर रही थी, दस्तक दे रही थी। आर के साथ रिटर्न कैसे आएगा, आर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, रिटर्न थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में आता है। तो बिल्कुल ये नहीं होगा। एंड ये जो है अपना रॉट जो है, ये अपने जो है पास्ट इंडेफिनिट में आता है, एंड यहाँ पास्ट इंडेफिनिट जैसी कुछ बात नहीं हो रही। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख ही रहा था, व्हेन जब शी नॉक्ड एट द डोर, वो दरवाजे पे दस्तक दे रही थी या दरवाजे पे थी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, शी इज अफ्रेड डैश डैश स्नैक, इसमें प्रीपोजिशन चूज करना। एंड ये सब अपने PY क्यूज है इंग्लिश के जो मैं करा रही हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चंस PYQs ही हैं, एंड 2-4 क्वेश्चन मैंने खुद से इसमें लगाए हुए हैं, बाकी सब PYQs है। तो क्या कह रहा है, अफ्रेड डैश डैश स्नैक, तो फॉर के लिए होता है, फ्रॉम से होता है, बाई द्वारा होता है, तो ऑफ, अफ्रेड ऑफ। शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्नैक, वो सांप से डर रही थी, डर रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई होप डैश डैश दिस जॉब, क्या करिए, आई होप मुझे जॉब मिल जाए। तो आई होप गेट दिस जॉब, आई होप गेट दिस जॉब। गो नहीं होगा, गोट नहीं होगा, गोटेन नहीं होगा, आई होप गॉट गेट दिस जॉब, क्या पता मुझे ये नौकरी मिल जाए, मतलब होप कर रही है, आशा कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, यानी जब मैं बच्चा था, आई डैश डैश बेड एट 9 AM, मैं 9 बजे सोकर उठता था, 9 बजे बेड से आता था। तो आई गो टू बेड एट 9, गो नहीं हो सकता, आई वॉज गोइंग, आई यूज टू। तो देखिए जब हम अपने पुरानी आदतों को बताते हैं तो ज़्यादातर हम क्या यूज टू का यूज़ करते हैं, यानी जब हम बचपन में ऐसा किया करते थे, हमने ऐसा किया, या फिर हम पहले ऐसा किया करते थे, तो ज़्यादातर यूज टू एंड वुड भी लगता है यहाँ, एंड वुड गो भी लगता, तो भी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। तो यूज टू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, दे डैश डैश टू पेरिस नेक्स्ट वीक, यानी वो जो है पेरिस जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह की बात हो रही है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो क्या होगा, हैव गॉन, आर गोइंग, दे आर गोइंग टू पेरिस, वो पेरिस जा रहे हैं अगले सप्ताह, वो अगले सप्ताह पेरिस जा रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। एंड सेंट यहाँ होगा नहीं, हैव गॉन, दे हैव गॉन, हैव परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, नहीं हो सकता, टू वगैरह होगा नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन ए आर गोइंग, दे आर गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक। तो ये फ्यूचर टेंस में है, बट अब
अब मतलब ऐसे भी तो कह सकते हैं कि हम अगले सप्ताह जो है पेरिस जा रहे हैं। तो फिर मतलब कि जा रहे हैं ये तो फ्यूचर है, बट सेंटेंस यहाँ प्रेजेंट का ही होगा कि हम जा रहे हैं, हम अभी गए नहीं हैं। हम फ्यूचर की बात भले से कर रहे हैं लेकिन यहाँ आर गोइंग ही लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब ऑप्शंस में दिए नहीं गए हैं फ्यूचर के, तो बिल्कुल ऑप्शन ए ही यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी डैश डैश डिनर व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड, यानी कि हम डिनर ही कर रहे थे जब गेस्ट अराइव्ड पहुँचे। जब गेस्ट पहुँचे तो हम डिनर कर रहे थे, तो वी हैड डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। तो हम डिनर कर ही रहे थे कि जो है तुरंत मतलब गेस्ट पहुँचे, तो इसका करेक्ट क्या होगा, वी वर हैविंग डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, यानी ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शी डैश डैश नॉट फिनिश्ड हर वर्क। तो देखिए यहाँ फिनिश्ड लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो यहाँ हमको जो है प्रेजेंट में सारे हेल्पिंग वर्ब दिए हैं एंड ये पास्ट में दिया है, बट ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ये होगा नहीं क्योंकि हमको परफेक्ट टेंस ढूंढना है। तो देखिए हैज़ बिल्कुल परफेक्ट टेंस का है, हैड और डिड भी नहीं होगा और हैड भी नहीं होगा, तो शी हैज़, सी के साथ हमेशा हैज़ एंड अदर के साथ हैव लगता है ना, तो सी सिंगुलर नंबर है, तो सी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एवरी मॉर्निंग सी डैश डैश योगा फॉर 30 मिनट, यानी प्रत्येक दिन वो योगा करती है। तो देखिए करती है यानी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात हो रही है। एंड एवरी मॉर्निंग और सी हमारा क्या है, सी हमारे सिंगुलर नंबर है, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो डज डू डूइंग वॉज डन नहीं लग सकता क्योंकि हम प्रत्येक दिन करते हैं, हैबिट बता रहे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होगा, तो डूइंग भी नहीं लगेगा, तो कंटिन्यूअस का हो गया, तो डू भी नहीं लग सकता, डज लगेगा। शी डज योगा फॉर 30 मिनट, एवरी मॉर्निंग शी डज योगा फॉर 30 मिनट, है ना, डज यहाँ लगेगा क्योंकि ये हमारा सिंगुलर नंबर है सी और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है हमारा, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, वी डैश डैश दिस हाउस सिंस 2007, तो फिर हम मतलब इस हाउस में रह रहे हैं 2007 से, ठीक, तो ये अपना हो गया प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट अपना परफेक्ट का हो गया या फिर कॉन्टिन्यूअस का भी हो सकता है ना, तो आर ओनिंग ये घर जो है हमारा 2007 से ही है ऐसा बोल रहा है, तो ओनेड नहीं हो सकता, हैव ओनेड या आर ओनेड। तो देखिए सिंस लगा है 2007 और सिंस हमेशा टाइम जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है ना, जिसका हेल्पिंग वर्ब हैव और वर्ब में आईएनजी का फॉर्म लगा होता है। तो देखिए यहाँ आर ओनिंग है तो ये भी नहीं हो सकता, वॉज ओनिंग है तो ये भी नहीं हो सकता, तो हैव ओनेड, भले से यहाँ ओनिंग नहीं लिखा गया है बट इन ऑप्शंस को कट करने के बाद यही अपना करेक्ट आंसर बैठेगा और अपने को बिल्कुल ऑप्शन बी ही करेक्ट मानना होगा यहाँ से, तो बिल्कुल ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जो प्रत्येक स्टूडेंट है डैश डैश गिवन अ मेडल, उनको गिवन मेडल दिया गया है, तो ईच ऑफ हमेशा जहाँ पर आता है ईच, ये हमेशा सिंगुलर को ही दर्शाता है, सिंगुलर नंबर को, है ना, एक वचन को दर्शाता है, तो बिल्कुल यहाँ से वेयर नहीं होगा, बहुवचन के लिए आता आर भी नहीं होगा, बहुवचन के लिए आता हैव भी नहीं होगा, तो बिल्कुल यहाँ हैज़ हो जाएगा। देखिए हमको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर को टिक करना है, एमसीक्यू का मतलब यही होता है, रटाफिकेशन से कुछ नहीं होने वाला, रटने से कुछ नहीं होने वाला, तो मैं बिल्कुल आपको एकदम लंबी चौड़ी थ्योरी ना बता के कुछ क्वेश्चंस देख के कुछ इनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करके बता रही हूँ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सी लिव्स डैश डैश मुंबई, तो मुंबई में रहती है, मुंबई बड़ा शहर है तो बड़े शहर के नाम के आगे हमेशा इन का यूज़ होता है, तो शी लिव्स इन मुंबई। एंड जो अपने छोटे शहर होते हैं उसके लिए हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ इन होगा, तो शी लिव्स डैश डैश मुंबई, तो शी लिव्स इन
मुंबई। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, द कैट इज स्लीपिंग डैश डैश द बेड। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आने लगे अपने। क्या करा, कैट सो रही है बेड पर, तो अंडर का मतलब नीचे नहीं, इन उसमें हल्के थोड़ी ना सो रही है, ओवर ऊपर नहीं सो रही है, तो ओन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द बेड, जो कैट है वो बेड पर सो रही है ना, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, सी इज मैरिड डैश डैश अ पुलिस, यानी उसने जो है मैरिड यानी उसने शादी की है पुलिस से, तो विद, सी इज मैरिड विद अ पुलिस, टू या बाई या फिर फ्रॉम। तो देखिए फ्रॉम नहीं लगेगा, बाई मतलब द्वारा होता है, विद, तो विद, सी इज मैरिड विद अ पुलिस, तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दो क्वेश्चन और है इसके बाद, तो दो क्वेश्चन और है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आई विल मीट यू डैश डैश 5 o'clock। तो यहाँ पर देखिए टाइम आया है, तो टाइम के लिए हमेशा ऐट का यूज़ करते हैं ना, टाइम के पहले हमेशा ऐट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ से ऐट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ कितना बड़ा PYQ लिखा गया है, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है ना। तो क्या कह रहा है, रोहित एंड मोहित आर कजिन्स, तो ये 2025 का ही अपना क्वेश्चन है। तो कह रहा है रोहित और मोहित कजिन है, तो जो अंडरलाइन किया गया एंड ये क्या है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन तो नहीं होता जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है, एंड प्रीपोजिशन में अपना इन, एट, ऑन वगैरह आता है। इंटरजेक्शन नहीं होगा। कंजक्शन मतलब जिसको हम कनेक्टिव वर्ड भी बोलते हैं, संयोजक शब्द भी बोलते हैं, तो बिल्कुल ये इंटरजेक्शन होगा। एंड आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू।